हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नया सेशन 25-26 जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का, क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आज बेसिकली मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा और थोड़ा सा सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। चलिए समझते हैं क्या है अकाउंटेंसी क्लास 12। तो पहले हम बेसिक समझते हैं। क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमें 3 बुक्स पढ़नी होती हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3। हमारे पास 3 पार्ट्स में बुक आती हैं। बुक 1 का नाम होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको पार्ट ए वॉल्यूम 1 के नेम से भी जाना जाता है। दूसरी बुक नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, पार्ट ए वॉल्यूम 2 करके आएगी। बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम पार्ट बी के नेम से भी जानते हैं। जो बुक 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्ट ए वॉल्यूम 1, ये जो हमारे एग्जाम में वेटेज रखता है, ये रखता है 36 मार्क्स का। इसका वेटेज कितने मार्क्स का होगा? 36 मार्क्स का। इस बुक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बुक 2 जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, पार्ट ए वॉल्यूम 2, इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 24 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं? 24 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और जो बुक 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्ट बी, इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस इसी बुक से जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी क्लास 12th में, वो भी 20 मार्क्स के इस बुक से हमारे कवर होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बुक्स। तो बात आई कि हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे। जो हम अपने पूरे सेशन में बुक फॉलो करेंगे वो करेंगे हम डीके गोयल, डीके गोयल सर की बुक फॉलो करेंगे। आप इनकी बुक्स को परचेज कर लेना। रजिस्टर कितने बनाने हैं? हमें 2 रजिस्टर बनाने हैं। हमें पूरे सेशन में अपने पढ़ाई को करने के लिए कितने रजिस्टर की जरूरत है? 2 रजिस्टर की जरूरत है। जो फर्स्ट रजिस्टर होगा उस रजिस्टर को हम नेम देंगे कॉन्सेप्ट रजिस्टर। उस रजिस्टर को हम कौन सा नेम देंगे? कॉन्सेप्ट रजिस्टर, जिसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, नोट डाउन करेंगे। और सेकंड रजिस्टर बनाएंगे हम प्रैक्टिस रजिस्टर। सेकंड रजिस्टर हम किस चीज का बनाएंगे? प्रैक्टिस रजिस्टर, जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिनका हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इस तरीके से हमने बुक अरेंज करनी है। 2 रजिस्टर बनाने हैं, 3 पार्ट हैं, कौन से पार्ट से कितने मार्क्स का आएगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब जो क्लास 12th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसका बेस बनाने के लिए मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ। अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग समझी है, सीखी है, वो कौन से क्लास की सीखी? क्लास 11th। क्लास 11th में हमने जनरल एंट्री प्रिपेयर करना सीखा, लेजर अकाउंट, कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर हम आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें प्रिपेयर करते थे। तो क्लास 11th में हमने जो भी अकाउंटिंग समझी, सीखी, वो सीखी सिर्फ एक पर्सन की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओनर होता था, एक पर्सन होता था। वो कैसे बिजनेस कर रहा है, उसकी कैसे अकाउंटिंग की जाती है, वो सारी चीजें हमने सीखी। जो लास्ट चैप्टर हमने क्लास 11th में सीखा, वो सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस मेन चैप्टर है, जिसमें हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे तो उसमें हम क्या कैलकुलेट करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते थे तो उससे हम वैल्यूज कैलकुलेट करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते थे वो करते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट। उसकी हेल्प से हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी की हेल्प से हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, तो जब हम फाइनल बैलेंसिंग करते थे, जब हम क्या करते हैं? फाइनल बैलेंसिंग करते हैं, तो जो हमें आंसर आता था, या तो आता था वो हमारा नेट प्रॉफिट, इस साइड हमारा क्या आता था? नेट प्रॉफिट, हम फेवरेबल सोचेंगे, और लॉस आता था तो उस साइड आता था।
अब जो भी नेट प्रॉफिट हो रहा था क्लास 11th में, तो सारा का सारा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हो रहा था सारा का सारा प्रॉफिट ये जो बिजनेस का ओनर था वो अपने घर ले जाते थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में तो एक ही पर्सन है, एक ही ओनर है। जो भी प्रॉफिट होगा सारा का सारा प्रॉफिट इस पर्टिकुलर पर्सन का ही होगा, जिसको मैं नेम दे दे रहा हूं मिस्टर ए। क्यों? 11th में हमने जो अकाउंटिंग सीखी वो सिर्फ एक पर्सन की सीखी, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते थे। अब हम क्लास 11 से कहां पहुंच गए हैं? क्लास 12th में। कहां आ गए? क्लास 12th में। अब क्लास 12th में क्या हुआ, हमें थोड़ा सा बिजनेस की नॉलेज हो गई, हमें अकाउंटिंग भी आने लगी। देखिए हमारा बिजनेस का ना साइज देखिए ग्रो हो गया। 11th में बिजनेस छोटा था, अब 12th में हमारा बिजनेस थोड़ा सा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, ग्रो हो गया है। तो क्या होता है, 11th में तो एक ही पर्सन बिजनेस को मैनेज कर ले रहा था, संभाल ले रहा था, लेकिन क्लास 12th में क्या होता है, आते ही अब हमारे बिजनेस का साइज बढ़ गया, तो एक पर्टिकुलर पर्सन उस बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता। तो अब हमें बिजनेस में और लोगों की जरूरत होती है, एक से अधिक लोगों की क्या हो जाती है, जरूरत हो जाती है। मैं इनको नेम दे देता हूं, ये हो गए ए, बी एंड सी। एक से ज्यादा लोगों की जरूरत हो गई। तो ये जो लोग हैं, जो ये मैंने तीन लोग बनाए ए बी सी, इनको बोला जाता है पार्टनर्स। इनको हम किस नेम से जानते हैं? पार्टनर्स। जो ये मिलके फर्म बिजनेस चला रहे हैं, जो मिलके बिजनेस चला रहे हैं, इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। इनको मिलके क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म। आगे बात समझ में? तो हमारा क्लास 12th यहां से स्टार्ट होता है। क्लास 11th में जो भी हमने सारी प्रोसेस सीखी वो सिर्फ एक पर्सन की सीखी। क्लास 12th में वही चीज थोड़ा सा क्या होगी, एक्सपेंड होगी, ग्रो होगी। एक पर्टिकुलर पर्सन उसको रन नहीं कर पा रहा है, तो एक से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। उन लोगों को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। जो वो फर्म बिजनेस चला रहे हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप फर्म। अब होता क्या है, क्लास 11th में जो भी हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना समझा, सीखा, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन ही अपने साथ अपने घर ले जाता था। क्यों? क्योंकि बिजनेस में एक ही पर्सन है। लेकिन क्लास 12th में ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रॉफिट होगा, अब वो प्रॉफिट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, तो यहां से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो उसको समझते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे क्लास 12th की अकाउंटेंसी में, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हमने समझ तो लिया कि क्या हो रहा है। अब हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे। इसका मैंने आपको बेस समझा दिया, ए एंड बी, ऐसे समझ लीजिए। अब इन ए और बी को क्या बोलते हैं? मैंने बोला पार्टनर। इन ए और बी को क्या बोला जाता है? पार्टनर। और जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म। इस बिजनेस को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म। तो हमें वही है, फर्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। किसकी अकाउंटिंग करनी है? पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जो हमारा चैप्टर 1 है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें किसके बारे में बताता है? पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताता है, उसके बारे में। इसकी जो डेफिनेशन है वो कह रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? पर्सन के बीच का रिलेशन है। हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट। किस लिए? जो भी प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, क्लास 11th में तो जो भी पर्सन प्रॉफिट अर्न कर रहा था सारे का सारा प्रॉफिट वो ले जा रहे थे। लेकिन क्लास 12th में जो भी प्रॉफिट होगा वो एक पर्टिकुलर पर्सन अपने घर नहीं ले जाएगा। अब तीन लोग उस प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो चीज बताई गई है। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
या तो सब मिलके बिजनेस करें या कोई इनके बिहाफ में क्या कर ले, बिजनेस कर ले। ये वाला पॉइंट अभी आने वाला है तो डिटेल में तब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की। सबसे पहले कह रहा है टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। इसका मतलब कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50% होने चाहिए। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। देखिए वो मेंशन है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन फॉर्म है पार्टनरशिप एंड सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वही पर्सन उस बिजनेस के लिए कॉम्पिटेंट रहते हैं। तो आपको याद रखना है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं, 2, मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं, 50। आगे क्या कह रहा है, As per Indian Partnership Act 1872, every person except the following are competent to a contract। कह रहा है जो पार्टनरशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, वो बोल रहा है कि सभी लोग पार्टनर बन सकते हैं, बस इन 3 लोगों को छोड़ के। वो कौन 3 लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते, वो कौन 3 लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते, माइनर। एक पार्टनर कौन नहीं बन सकता, माइनर, जिसकी एज 18 ईयर से कम है, एक वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, मींस पागल है, उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। थर्ड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यहाँ पे लॉ मतलब होता है कानून। किसी भी कोर्ट ने किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि वो किसी भी बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये 3 लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कभी भी पार्टनर नहीं बन सकते। कौन कौन, एक माइनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, थर्ड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कुछ नोट है। तो पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। पहली बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है इन ए फर्म टू बी 50 बाय रूल ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। इस बात को याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 50। कौन से रूल से, 50 विद रूल ऑफ 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर्स कितने बनाए गए हैं, 50। एक पॉइंट और लिखा है, सिर्फ ये नोट के लिए है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर पार्टनर इज 100, लेकिन जो लिमिट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की वो कितनी है, 100। बात को समझना, लिमिट 100 है कि किसी भी बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो कितने सकते हैं, 100। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में, आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनने परमिशन कितने की दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे वो कितने होंगे, 50। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, आप किस पे टिक कीजिएगा, 50। कौन सा रूल कहता है, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। आगे चलते हैं, माइनर एज ए पार्टनर। अभी हमने पढ़ा माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता, तो क्या कह रहा है, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन दी फर्म। माइनर फर्म में कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। However, he is allowed to participate in the profit of the firm, लेकिन वो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट समझते हैं। जब भी हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में एक से ज्यादा लोग उस बिजनेस को मिलके कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा। तो जो एग्रीमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एग्रीमेंट कितने टाइप का होता है, 2। या तो वो रिटन होगा, सारी बातें रिटन में लिखी होंगी,
या वो क्या होगा ओरल, या वो क्या होगा ओरल। तो एग्रीमेंट में वही क्या है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है, एग्रीमेंट का। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एनी एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्रीमेंट कैन बी ईदर ओरल और इन राइटिंग। एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। तो एग्रीमेंट कितने टाइप का होता है, हो सकता है दो, या रिटन या ओरल। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं ऑफिस हो, अगर मैं उसे ढूंढने जाऊं तो कहीं पर्टिकुलर जगह पे वो मुझे मिल जाए। और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका, प्रॉफिट मोटिव। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा, लेट सपोज बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तो ये प्रॉफिट को आपस में ए और बी आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एक बात को ध्यान से देखिएगा जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पार्टनर शुड शेयर दी लॉसेस। ये कंपलसरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स लॉसेस को भी क्या करें, शेयर करें, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी। तो ये जो पार्टनर है, ये जो बिजनेस है, इसमें ये हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, हाईएस्ट पोजीशन में होते हैं। एजेंट मतलब होते हैं कि इस बिजनेस में, इस बिजनेस को करने के लिए ये वर्क भी करेंगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर्स को अपने पास लेके आएंगे। क्या कहना चाह रहा है, ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। जितने भी पार्टनर है सबके सब एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, मतलब सबसे बड़ी पोजीशन में भी है ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स। एजेंट क्यों है, क्योंकि वो बाइंड है अदर पार्टनर्स के साथ बाय हिज एक्ट, अपने काम के लिए। एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। और वो खुद भी बाउंड है और पार्टनर के बिहाफ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। एक ये बिजनेस है, इस बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, लेट सपोज कितने पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं। अब कह रहे हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो ये सब मिलके क्या करें, बिजनेस करें, ठीक है, चारों पार्टनर मिलके क्या करें, इस बिजनेस को करें, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लीजिए ये भी बिजनेस नहीं कर रहा, ये भी कुछ काम नहीं करता, ये भी कुछ काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस करता है, तो ये भी फॉलो होता है। या तो कह रहा है सभी लोग मिलके क्या करें, बिजनेस करें, या एनी ऑफ देम, कोई इनमें से एक इस तरीके से एक्ट करे कि वो सबके बिहाफ में काम कर रहा है। तो इसीलिए लिखा है बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये ऐसा शो करेगा बिजनेस में, काम अकेले कर रहा है लेकिन ये ऐसा शो करेगा कि सारे चारों पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। क्या लिखा है, इट मींस दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। लास्ट पॉइंट आज जो हम कवर करने वाले हैं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है, एक बिजनेस है और जो भी बिजनेस में पार्टनर्स हैं, बिजनेस में जितने भी क्या हैं, पार्टनर्स हैं, तो ये दोनों कह रहा है अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। अगर बिजनेस पे कोई भी बात आती है, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आई, किसी ने हमारे बिजनेस में केस कर दिया, तो इसका मतलब वो केस किन पे भी हो गया है एट द सेम टाइम, पार्टनर्स में भी हो गया। क्यों, क्योंकि बिजनेस और पार्टनर्स अलग नहीं है, ये दोनों क्या है,
सेम है, इसीलिए लिखा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जो कानूनी कार्रवाई इनके लिए होगी माना जाएगा कि वो किन पे हो रही है, पार्टनर्स पे। कुछ पार्टनर्स के लिए हो रहा है तो वो क्या माना जाएगा, किस पे हो रहा है, बिजनेस पे हो रहा है। A partnership firm has no separate existence from its member। जो पार्टनरशिप फर्म है और उसके जो मेंबर है, पार्टनर है, वो सेपरेट नहीं है। It means that all agreement entered with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly। जो भी बिजनेस में काम होंगे वो पार्टनर्स पे इन्फोर्सेबल होंगे, सब पे ज्वाइंटली भी हो सकते हैं और इंडिविजुअली भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। फिर कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स में राइट क्या है, एग्रीमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।